वेलकम। दिस इज़ न्यू प्लेलिस्ट। बेसिकली ये नया लेक्चर है एंड ये लेक्चर दिस इज़ रिलेटेड टू फ्री कोर्सेज वी आर इंट्रोड्यूसिंग। और इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हालांकि छोटा मोटा हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन मैंने अपने वेबसाइट पर डाल रखा है thegrandmaster.in पर। और ये कोर्स जो है ना, दिस कोर्स इज़ गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। Hindi English mixed, in fact not both Hindi English mixed, because क्या है ना कि I received some emails. Somebody was advising me simply that we don't understand much of the English you spoke. मतलब उसको बोलने का मतलब शायद ये रहा होगा कि आपको भी ज़्यादा नहीं आती, हमको भी ज़्यादा नहीं आती। सो हम लोग किसी दूसरे लैंग्वेज में बात करने के बजाय उस लैंग्वेज में बात करें जो हम लोग समझते ज़्यादा हैं। मैंने कहा इट्स ऑल राइट, ठीक ही है, कोई बात नहीं है। वैसे भी ये बिगिनर्स के लिए कोर्स है तो ये बिगिनर स्टाइल में होना भी चाहिए। सो मैं इस कोर्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स, चाहे वो स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम का हो, फिज़िक्स का, ये मैथ्स का या बायो का, एवरीबडी नीड्स इट। And I see often that students are not very much acquainted with mathematical concepts coming in. ये फिज़िक्स में जो आप मैथमेटिक्स हम लोग यूज़ करते हैं इससे बहुत ज़्यादा acquainted होते नहीं हैं स्टूडेंट्स, not too much familiar. So कुछ तो मैथमेटिक्स उनको बताना पड़ेगा पहले. So I have started with calculus. और कैलकुलस में भी मैं यूज़फुल कॉन्सेप्ट के हिसाब से डेरिवेटिव से स्टार्ट ही कर रहा हूँ. इट्स नॉट सिंपली कि वी आर गोइंग टू लर्न द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड स्टार्टिंग एवरीथिंग एल्स. कुछ एक बैकग्राउंड उनको प्रोवाइड करना चाहता हूँ. एंड सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें द वेरी फर्स्ट थिंग वी विल ट्राई हियर टू अंडरस्टैंड द टर्म फंक्शन. एक टर्म होता है फंक्शन, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. डिफाइन करने की कोशिश नहीं करेंगे लेकिन समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये होता क्या है. बेसिकली मैं एक एग्जांपल से ही स्टार्ट करूँगा. लाइक कि व्हेन ए फंक्शन इज डिफाइंड बाय अ फार्मूला, कोई फार्मूला की तरह अगर डिफाइन करें, एक फार्मूला ले लें और फार्मूला को ऐसे लिखें. पहले एक नोटेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, या यू कैन कॉल इट ए सिंबल एफ एक्स इक्वल्स ए एक्स क्यूब प्लस बी. ऑब्वियसली यहाँ एफ एक्स तो एक सिंपली एक नोटेशन है, एक सिंबल आप मान सकते हो. ए और बी यहाँ कॉन्स्टेंट्स हैं. और एक्स जो है, एक्स को यहाँ पर एक्स एक वेरिएबल है, बट ये स्पेशल वेरिएबल है. दिस एक्स इज वी कॉल इट, हम लोग जब कहानी बनाना शुरू करते हैं तो हम इस एक्स को बोलते हैं द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और ये एफ एक्स जो है हमारा तब डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है. और फिलहाल और फंक्शन defines the connection between an independent and a dependent variable. Like कैसे कि अगर हम x की जगह 3 ले लें तो एफ एक्स को हम f3 लिख सकते हैं. जैसे इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बदलते ही डिपेंडेंट वेरिएबल बदल जाएगा. f5 लिख सकते हैं अगर x की जगह 5 ले लें तो. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिंगल लेटर इज यूज टू रिप्रेजेंट ए डिपेंडेंट वेरिएबल. लाइक एफ एक्स जो है ये इसकी बजाय वी कॉल इट्स अ सिंबल, इट्स अ नोटेशन. इसकी जगह पर हम लोग एक सिंगल लेटर यूज करें. लाइक हम लोग लिखते हैं y इक्वल्स एफ एक्स. देन और इक्वेशन will become y equals ax cube plus b.
You are free to change the variables. Like if you wish, you can write something like z equals hr, something like this. तो बेसिकली जो हमारे सामने जो इनिशियल फंक्शंस आएंगे वो सारे के सारे फंक्शंस में सारे के सारे सिंगल वेरिएबल के फंक्शन होंगे. यू कैन से कि आई कैन सी हियर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही हम लोग ओरिजिनली वेरिएबल बोलते हैं. So y is a dependent variable. So basically this equation is the equation containing single variable. और जब एक चीज़ वैरी करती है तो कोई ना कोई चीज़ उस पर डिपेंड करती है, लेकिन इंडिपेंडेंटली वैरी करने का मौका किसके पास है. और दूसरा जो इंडिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट है उस पर, मतलब बिना इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वैरी किए हुए वो जो नहीं बदल पाएगा, और दैट विल बी कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. और वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ओरिजिनल वेरिएबल नहीं है. ओरिजिनल वेरिएबल वही है जो इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट का मतलब ये कि x को बदलना है, बदलेगा जब तभी y बदल पाएगा. y के बदलने न बदलने से x नहीं बदलेगा. जैसे एक एग्जांपल के तौर पर ले लें, ये सपोज दैट आप घर से निकले, रास्ते में पड़ोसी का कुत्ता है, उसने आपको देखा, उसको एकाएक प्यार आ गया, आप पर छोड़ दिया उसने कुत्ते को. कुत्ते ने बाया भौंका, आप भागे वहाँ से, दौड़ा लिया कुत्ते ने आपको. तो आपकी स्पीड जो है ना चेंज हुई टाइम के साथ. ऑफ कोर्स कुत्ते के दौड़ाने के कारण हुई, लेकिन आपकी स्पीड चेंज हुई टाइम के साथ. तो कम से कम इस केस में तो आप इतना तो बोल ही सकते हैं कि टाइम के बदलने के साथ आपकी स्पीड चेंज हुई है, आपका स्पीड चेंज हुआ है. बट आपका स्पीड चेंज करे या ना चेंज करें, टाइम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप अगर स्पीड नहीं बदलते तो टाइम नहीं चेंज करता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. वेल आपकी स्पीड बदली, वो टाइम के साथ, टाइम बदल रहा था आपके साथ, आपका स्पीड बदल रहा था. आपका स्पीड नहीं भी बदलता तो थोड़ी ना, टाइम तो बदलता ही रहता, टाइम अपने हिसाब से बदलता. तो टाइम को यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, और वो आपकी स्पीड डिपेंडेंट वेरिएबल होगी. और इस एग्जांपल को दिमाग में रख करके यही इन दोनों के बीच की जो स्टोरी होती है जनरली, उसको हम लोग फंक्शन के तौर पर फ़िलहाल के लिए ऐसे ही डिफ़ाइन करेंगे. वैसे फंक्शंस मोर देन वन वेरिएबल्स पर भी डिपेंड करते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा. और नेक्स्ट टर्म जो मैं चाहूँगा कि जिस पर आप लोग फोकस करें, दैट टर्म शुड बी टेंजेंट एंड स्लोप. बोलेगा ये टेंजेंट एंड स्लोप थिंग तो हम लोगों को पता है. वो एक मज़े की बात ये है कि मुझे भी पता है. स्लोप के बारे में तो हमें बड़े अच्छे से पता है कि एक अगर वॉल बना दें, दीवार, और फ्लोर तो होगा ही अपने पास, हो सकता है कि यहाँ पर एक इनविजिबल वॉल भी है जिसको मैं विजिबल कर रहा हूँ. इसके सहारे एक सीढ़ी को टिका दिया जाए. ओह नो, अच्छा नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा. तो एक सीढ़ी को टिका दिया इस दीवार के सहारे. सपोज इट, इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको वाई एक्सिस बोल दिया, इसको ओरिजिन बोल दिया. ये सीढ़ी है, सीढ़ी को स्ट्रेट लाइन बोल दिया. द लैडर, इसको स्ट्रेट लाइन बोल दिया. तो इस सीढ़ी पर आप यहाँ से यहाँ अगर जाएंगे, अगर आपका ट्रांजिशन होगा यहाँ से यहाँ, फ्रॉम ए टू बी, नाम भी रख दिया, तो आप सीढ़ी पर अगर ऐसे चढ़ गए, योर ट्रांजिशन ऑन दिस लैडर, then somebody, some engineer kind of person came to you and told you that your journey from A to B, I visualize it like this.
that your transition in horizontal direction is some kind of run. इसको बोला उसने कि run है, and this is your rise. तो आपका ये जो ट्रांजिशन हुआ है ए से बी तक, इसमें आपने कुछ डिस्टेंस राइज किया है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में. बस चीज़ों को नेचुरल रख रहा हूँ. और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने कुछ डिस्टेंस रन किया है. तो दिस थिंग rise per unit run is going to tell you that how comfortable will be your journey. बिकॉज आपको पता है इस रन के मुकाबले में राइज ज़्यादा हो गया तो आप हाफ जाएंगे, एंड दैट विल नॉट बी वेरी मच कंफर्टेबल. और अगर रन के मुकाबले में राइज आपका काफ़ी कम होगा तो ये कंफर्टेबल होगा. स्लोप इज समथिंग डिफाइनिंग योर कंफर्ट लेवल when rising over a slide. कुछ ऐसा है, उसके स्लोप को राइज बाय रन के रेशियो से डिवाइड कर सकते हैं. और कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लिया कि x1 का कोऑर्डिनेट्स अगर कुछ लिख दिया x1, y1 और y2 का कोऑर्डिनेट लिख दिया x2, y2, your rise will be simply y2 minus y1, and run is definitely x2 minus x1, and y2 minus y1 is change in y. So मैथमेटिक्स में हम लोग चेंज इन y को डेल्टा y लिखते हैं फॉर्मल मैनर में, and change in x can be similarly written as delta x. So your rise by run is delta y by delta x in form of a coordinate geometry. If you like to put an angle theta here, then you got a right angle triangle, and rise by run is simply nothing but tan theta. So rise by run is the slope basically, but del y2 minus y1 by x2 minus x1 is the same thing, written in coordinates, written in terms of coordinates. Tan theta, you include an angle and a right angle triangle, and a trigonometric function tangent tan theta represents your slope. Rise by run is basically the slope. And the people, वो यहाँ पर क्या है ना कि आकर के एक और तरीके से इस बात को बोलेंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को ऐसे बोलेंगे कि बेसिकली इट सेज यू कि x के मुकाबले में x भी बदल रहा है और y भी बदल रहा है, बोथ आर चेंजिंग x एंड y. तो x जितनी देर में x बदल रहा है उसके मुकाबले में y कितनी तेज़ी से बदल रहा है, x के मुकाबले में y कितनी तेज़ी से बदल रहा है. दिस थिंग हैज़ टू से समथिंग. x and y both are changing, but how fast y is changing with respect to x, लोग ये भी बोलेंगे, and that is simply the rate of change of y with respect to x. And this is the information we always look when we talk things in physics. फिज़िक्स में हम लोग इसके स्लोप में ये जो इन्फॉर्मेशन है कि एक वेरिएबल के मुकाबले में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मुकाबले में डिपेंडेंट वेरिएबल कितनी तेज़ी से बदल रहा, द रेट ऑफ चेंज. तो स्लोप रेट मेजरर भी है, ये बताता है. रेट मेजरर क्या बताता है? इट टेल्स यू दैट हाउ फास्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल इज चेंजिंग with respect to the independent variable.
So this thing is slope. स्लोप काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है. हालांकि हम लोग स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बारे में बात कर रहे थे, बट देयर आर पीपल like Newton. If you bring him in a picture and न्यूटन को अगर इनवाइट करें हमारे पिक्चर में, तो न्यूटन वाज इंटरेस्टेड इन वन मोर थिंग. एक और चीज़ में न्यूटन इंटरेस्टेड था. लेट मी रब दिस, because there are a few pictures on this screen I don't want to remove. So एक पिक्चर मैं लाना चाहता हूँ. न्यूटन was more interested in curves. और हमारे पास एक पिक्चर है. इस पिक्चर को मैं ओपन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ. दिस इज़ द कर्व, वो जो बोल्ड ब्लैक में है, और यहाँ पर वाई एक्स के मुकाबले में बदल रहा है. तो यू कैन कॉल दिस पिक्चर एज एन स्टेटमेंट ऑफ वाई इक्वल्स एफ एक्स. और तब आप कुछ ऐसे बोल सकते हो, दिस इज बेसिकली एक्स प्लस delta x and this is y plus delta y. Picture is not very good here or I couldn't present this picture, but suppose that this is a function. We don't know, like we can't write it in an equation right now, but we can always write in as y equals fx. That means y is dependent and x is independent variable. So if we ask at what rate does y change as x changes, y x के मुकाबले में कितनी तेज़ी से बदल रहा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि we can find the answer by considering an old concept called slope of a straight line and ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं वो काम. बोलिए कैसे, ये तो एक कर्व जैसा दिख रहा है. लेट इस कर्व पर मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पर दिखा दिए हैं. इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे, एक पॉइंट तो यहाँ पर है, यहाँ पर है. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आप देखो तो आप लिख पाओगे एक्स वाई है, एक्स कॉमा वाई. और एक दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसी तरह से सिंपली आप लिख पाओ तो लिख पाओगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा वाई. तो बोलेगा ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए, इन दोनों पॉइंट्स के नाम भी रख दो, ए बी. बोला ए बी तो एक स्ट्रेट लाइन है. ये क्या है स्ट्रेट लाइन? इस स्ट्रेट लाइन में क्या खास बात है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस स्ट्रेट लाइन? ये इस कर्व के 2 पॉइंट्स को मिलाता है. और पता है आपको, सच लाइंस जो हैं उनको हम लोग ज्योमेट्री में बोलते हैं सेकेंट लाइंस. लाइक लाइंस लाइक ए बी who joins 2 points on a curve, a straight line who joins 2 distinct points on a curve at finite distances from each other. वैसे इन सब को हम लोग बोलते हैं सेकेंट लाइन. और ये सेकेंट स्ट्रेट लाइन है ऑफ कोर्स. तो इस सेकेंड लाइन का जो स्लोप है, स्लोप के लिए मैं एक सिंबल यूज़ करने जा रहा हूँ एम. एम स्टैंड्स फॉर स्लोप. शॉर्ट में लिखना हो तो लोग यूज़ करते हैं. आपको मन करे तो कोई दूसरा एन लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इस स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन जो होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ईयर. ये तो आप पहचान ही गए होंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डेल्टा वाई है और ये लेंथ डेल्टा एक्स है. So, you can call it a rise by run, no problem. Or if you like, you can write it as tan theta. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. But what is the problem?
The next problem in line is to find the slope of the tangent at point xy. यहाँ पर बोलिए पहले वो tangent क्या होता है वो बताओ आप मुझे. What is a tangent? तो I don't know, but tangent is also a straight line. लिया उस तो स्ट्रेट लाइन, सेकेंड भी स्ट्रेट लाइन होता है, टेंजेंट भी स्ट्रेट लाइन होता है. तो सेकेंड ही क्यों नहीं बोलते या टेंजेंट ही क्यों बोलते हैं, दो अलग अलग नाम क्यों लेते हैं. सपोज वी फर्स्ट चूज ए पॉइंट, दिस पॉइंट ए whose coordinate is xy, and if you want to draw a secant line containing point A, तो आपको कोई पॉइंट B ढूंढना पड़ता है जो उससे फाइनाइट डिस्टेंस पर हो. बट टेंजेंट ढूंढने में आपको करना क्या पड़ता है, एक्स्ट्रा टैलेंट लगाना पड़ता है. पॉइंट ए पर अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो you have to look for the consecutive point, next point, so a point very close to point A. मतलब कितना क्लोज, जितना क्लोज आप खोज सकते हो, क्योंकि दुनिया में सारे जो कर्व्स हैं, लाइंस हैं, सबके सब तो पॉइंट से मिलकर के बने हैं. तो ए का जो अगला पॉइंट होगा या ए का कोई पिछला पॉइंट होगा, अगला पिछला दोनों में से कोई ले सकते हैं, कोई कानूनी रोक नहीं है. वेरी क्लोज टू ए, अगला पॉइंट चुनना है, ऊपर नीचे आपकी मर्जी. इट शुड बी द क्लोजेस्ट. अरे ये तो कंफ्यूजन में डाल दिया भाई. कोई बात नहीं, आपको चुनना तो है ही, और चुन करके क्योंकि एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, तो यू विल ऑलवेज नीड 2 पॉइंट्स, क्योंकि 2 पॉइंट होंगे तभी तो एक लाइन ड्रॉ कर पाओगे आप. एक लाइन की आइडेंटिटी होती है 2 पॉइंट्स, किन 2 पॉइंट से गुजरता है. टेंजेंट इज अ लाइन विच जॉइंस पॉइंट ए एंड द क्लोजेस्ट पॉइंट, क्लोजेस्ट नेक्स्ट पॉइंट टू पॉइंट ए. पॉइंट ए का जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट पॉइंट होगा, ऊपर हो या नीचे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यू हैव टू, बोलिएगा ये बड़ा मुश्किल है, इस मुश्किल को आप सुलझाओ. दैट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. Imagine and draw a line. I have drawn a line like this, and this is our tangent. बोले इसका रोल क्या है, रोल बाद में समझ में आएगा, but this line is tangent. So secant और tangent में एक डिफरेंस तो हो गया. secant किसी कर्व के 2 पॉइंट्स को मिलाता है, but the points should be at finite distance from each other. और टेंजेंट किसी कर्व के 2 इनफाइनाइटली क्लोज पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन है. बोलिए हम लोगों ने पढ़ा था सर्किल के परपेंडिकुलर. दैट्स राइट, दैट्स राइट. बट वो सर्किल के लिए पढ़ा था. इट इज़ ट्रू फॉर एनी काइंड ऑफ कर्व. सो इनफाइनाइटली क्लोज 2 पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन को टेंजेंट बोलते हैं. और इसको बोलेंगे टेंजेंट एट पॉइंट ए, क्योंकि इसमें हमने पॉइंट ए पहले चुन लिया है, और इसका एडजेसेंट नेक्स्ट पॉइंट जो है हम इसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कहीं भी ले सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली द टेंजेंट एट पॉइंट ए. अब बोलोगे कि ठीक है, तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका भी तो स्लोप निकाल सकते हैं. किसी ने पूछा था मेरे से कि बहुत उसका स्लोप निकाल रहे थे, सेकेंड का. टेंजेंट का निकाल के दिखाओ तो बोलूँगा ऑफ कोर्स मरता क्या न करता, टेंजेंट भी स्ट्रेट लाइन है तो इसका भी स्लोप होगा. बट इसके स्लोप को न्यूटन ने ऐसे लिखा था इन कैलकुलस. जस्ट बिगिंस हियर एंड द आंसर इज सिंबॉलिक. न्यूटन ने ऐसे लिखा था, लिमिट. ये क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा मतलब है औकात में रहो, लिमिट में रहो. डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0.
जीरो नहीं है तो क्या है? डेल्टा एक्स इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो, क्योंकि ए और उसके जस्ट बगल वाले पॉइंट के बीच का जो डेल्टा एक्स होगा वो बहुत छोटा होगा, लेकिन जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि जीरो होगा तो एक ही पॉइंट हो जाएगा, इसीलिए लिमिट में रहो। एंड देन इस कंडीशन में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का जो वैल्यू होगा दैट विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। बोला बकवास है, आई डोंट लाइक इट। बोला तो ऐसे चलो एज्यूम कर लो, इफ यू डोंट लाइक इट तो, कि डेल्टा एक्स तो वेरी क्लोज टू ज़ीरो है ही, और डेल्टा वाई भी वेरी क्लोज टू ज़ीरो होगा। तो डेल्टा एक्स वेरी क्लोज टू ज़ीरो को एक सिंबल दे दो डी एक्स। डी एक्स इज़ नॉट डी मल्टीप्लाइड बाई एक्स ईयर, डी एक्स इज अ सिंबल, इट्स अ सिंगल लेटर डी एक्स, और इसको बोलो डी वाई। तो टेंजेंट के स्लोप को आप ऐसे लिख दो डी वाई बाई डी एक्स। वैसे न्यूटन ने इसको ऐसे लिखा था बाद में, वाई डैश एक्स। और वो बोला करता था वाई डैश एक्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोला वेल right, I can do this. If you can do this, this dy by dx is called the derivative. This is called the derivative, dy by dx. And what is the role of a derivative? A derivative simply tells you the rate of change of y with respect to x. Yeah. That means, of course, derivative is the same thing. Derivative tells you at what rate does y change as x changes. Rate of change of y with respect to tangent, with respect to the rate of change of y with respect to x. And this is a slope. Whose slope is this? This is the slope of a straight line called tangent. And what can you do? You need to learn and practice how to draw tangents, because tangents are very special secant lines. Confused? Be confused. No problem. But I'm going to give you other perspectives of tangents and other things in further lectures, not in this one, because it has already become something which is called weird. Thank you very much for watching.